नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर देश में माहौल एक बार फिर से गर्मा गया। दरअसल देश भर में समान नागरिकता संहिता को लागू करने की मांग दशकों से हो रही है, लेकिन अब तक इस पर फाइनल फैसला नहीं हो सका और इसे अब अंजाम तक पहुंचाने के लिए विधि आयोग ने लोगों से राय शुमारी शुरू कर दी है। 14 जुलाई तक आप विधि आयोग को अपनी राय दे सकते हैं। कौन कौन राय दे सकता है, राय देने का तरीका क्या है, सब आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार जानकारी मिलती रहेगी। सवाल यह है, यूसीसी से किसको क्या दिक्कत है, पहला। दूसरा, क्यों एक खास वर्ग यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है। जब गोवा में यूसीसी कई दशकों से लागू है तो देश भर में क्यों नहीं, कहां क्या परेशानी है, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दे को गरमा दिया है और वो पहली स्टेट है जो प्रस्ताव पास किया और उसके बाद में अब पूरे भारत में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्लान बना लिया है और उसने तमाम लोगों से राय तलब की है। हम भी राय देंगे और लिख करके हम अपनी राय भेजेंगे, मगर मैं साफ साफ तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है और बहुत प्रतीक्षित है। काफ़ी समय इसको पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन आदरणीय मोदी जी को बधाई, भारत सरकार को बधाई कि इसको अब गति देने का काम किया है। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए, पूरे हर समाज के लिए, हर धर्म और वर्ग के लोगों के लिए यूनिवर्सल सिविल कोड लागू होना नितांत आवश्यक है, ऐसा हम सबका मानना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की हालत ऐसे ही जैसे तूफान आए और उसमें उसका जहाज फंस जाए, आधा डूब जाए और वो छटपटा रही है मुद्दों की तलाश में। हिमाचल में, कर्नाटक में पिटने के बाद कोई मुद्दा तो आए जो उसे बचाए, उसी दिशा में ये कदम है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार की नीति और नीयत क्या है। मैं तो प्रतिक्रिया अपनी तब व्यक्त करूंगा जब ड्राफ्ट के शेप में, प्रारूप के शेप में ये प्रस्तुत होगा पार्लियामेंट में। पर इतना जरूर कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी देश हित को कुर्बान करके हर मुद्दे पर चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। देश का सवाल क्या है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतनी कवायद जो सरकार कर रही है, विपक्ष का भी एक बड़ा तबका राजी नहीं है और माइनॉरिटीज इसका विरोध क्यों कर रहा है। इसी पर देश का सवाल, क्या यूसीसी का विरोध करना सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को अलग करना है राजनीति से। यूसीसी से किसको और क्यों दिक्कत है। जब यूसीसी से सबको सम्मान एक तरीके का मिलेगा तो परेशानी किस बात की। क्या एक राष्ट्र में सबके लिए एक कानून नहीं होना चाहिए। जब एक झंडा है, एक संविधान है, तो एक कानून क्यों नहीं। हमारे साथ करणजीत सिंह एडवोकेट, दिल्ली हाईकोर्ट जुड़ेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु होंगे हमारे साथ। एचएस रावत हिंदू स्कॉलर हमारे साथ होंगे। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और यूसीसी में और मुखरता से बोलते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माहौल किस लिए। हमारे साथ एचएस रावत साहब है। रावत साहब, जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है, आपने भी पढ़ा होगा, कि आपकी कोई सलाह है, मशवरा है, शिकायत है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। ये आउटरीच प्रोग्राम होता है। जब भी कोई बिल बनता है तो जो एसोसिएटेड लोग होते हैं, स्टेकहोल्डर्स होते हैं, उनसे बातचीत होती है, बुलाया जाता है। आप आकर अपनी सहमति असहमति दर्ज करा सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर माइनॉरिटीज हमेशा से ये कहती आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है और बुलाया जा रहा है सबको। माइनॉरिटीज में विरोध है। वो कह रहे साहब, हम तो शरीयत को मानते हैं, हम आपके कानून को नहीं मानते। देखिए, माइनॉरिटी के मानने से होता है, देश संविधान से चलता है और संविधान को चेंज करने का अधिकार सरकार के पास होता है। उसके पास, जिसके पास जो मेजोरिटी है, जो जनता चुन करके भेजती है, जो मेजोरिटी के अंदर सरकार जो अपने पहले मैनिफेस्टो में तय करती है, उस तय के अनुसार उनको अधिकार होता है। इसमें माइनॉरिटी माने ना माने से कोई फर्क नहीं पड़ता और देश के प्रोग्रेस के लिए, देश की उन्नति के लिए
ये बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। देश में सभी बराबर होने चाहिए, सबको बराबर का कानून चाहिए, न कोई हिंदू बिल कोड होना चाहिए, न कोई शरिया का कानून होना चाहिए। सब बराबर होने चाहिए, जिससे देश तरक्की में होगा, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होगा और देश के लिए उन्नति और तरक्की और देश की प्रति भावना सब में बराबर रहेगी। इसलिए कोई माइनॉरिटी का कोई विरोध करता है तो कोई औचित्य बनता, और ये तो विरोध करते रहेंगे, क्यों? इनको कोई देश से प्यार नहीं है, लगाव नहीं है। इनकी जो सोच है, इनका जो प्यार है, वो हिंदुस्तान के साथ न हो करके पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और सभी को इसमें सपोर्ट करना चाहिए और राय कमीशन को अपनी सबको पॉजिटिव राय देनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़े, एक बार उनके पास चलने की कोशिश करें। स्वामी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका विरोध है और ठीक ठाक है। माइनॉरिटीज कहती साहब हम नहीं मान सके इसको, हम देश में रहते हैं, देश का संविधान कहता है हम, और हम जब से रह रहे हैं हम अपनी शरीयत को फॉलो करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार और लॉ कमीशन एक कदम आगे बढ़ गई। देखिए, इस बात को समझना होगा कि समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता वो है कि जो सबको बराबर का अधिकार देता है, किसी में कोई भेद नहीं करता। अभी तक क्या है कि देखिए, दो चीजें हैं, एक तो क्रिमिनल है और दूसरी सिविल केस है। क्रिमिनल तो पे है, लेकिन सिविल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो विशेष अधिकार दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को ने बना करके अपनी, जैसे एक मुस्लिम जो है अपने रिलीजन को वो करते हुए 4-4 शादियां कर सकता है, लेकिन हिंदू अगर एक से दूसरा करता है तो तुरंत उसको जेल हो जाएगा। और इस तरह कई चीजें हैं। जबकि आप देखिए कि समय जब संविधान का राज्य है तो संविधान क्या सिर्फ हिंदुओं पे ही लागू होगा और बाकी सब अपने इस्लाम और इसके अनुसार चलेंगे? ये तो ठीक बात नहीं है कि आपने सनातनियों को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को इसके लिए सिर्फ कानून थोप दिया और बाकी इनके लिए दूसरे के लिए आजाद कर दिया। यह तो 15 अगस्त 1947 के बाद तुरंत ही लागू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और ये क्या, अगर हिंदू राष्ट्र हो गया हो तो ऐसी स्वाभाविक था कि हो जाता सबके लिए बराबर का अधिकार। अब ये आप पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू है उनसे पूछिए, उनको तो उनका भी अधिकार नहीं मिलता बराबर का, तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे तो अल्पसंख्यक जो खासतौर से इस्लामिक भाई हैं, उनको तो और प्रसन्न होना चाहिए कि भाई ये भारत इतना ईमानदार और इतना ऐसा देश है कि जो सबको बराबर का अधिकार दिया है। हमारे साथ रिजवी साहब है, मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आ रहा हूँ, और हमारे साथ एडवोकेट करण जी भी जुड़ गए। आ रहा हूँ करण जी आपके पास। पहले शहाबुद्दीन जी आपके पास। शहाबुद्दीन जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार एक कदम आगे और लॉ कमीशन ने बकायदा जो स्टेक होल्डर्स है सबसे राय मानी है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप समर्थन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि जब आपका एक संविधान है, एक निशान है, एक झंडा है, तो एक ही कानून सबके लिए चाहिए? रिजवी साहब, देखिए, सदियों से हमारा देश ऐसे ही जमहूरी निज़ाम के तहत चल रहा है और यहाँ पर कभी भी कोई एक कानून लागू नहीं हो सका। अलग अलग रंग और नस्ल के लोग हैं, अलग अलग तहजीब और कल्चर है, और बड़ी तादाद आदिवासियों की, दलितों की, मुसलमानों की और दूसरे तबकात जो ताल्लुक रखने वाले हिंदू हैं वो भी हैं, अलग अलग मजहब के मानने वाले हैं। हमारे हिंदुस्तान की पहचान और एक गुलदस्ते की तरफ है और पूरी दुनिया में इसी वजह से पहचाना जाता है कि रंगों नस्ल का ये शहर और ये देश है। अब इसको एक तरीके से बांध देना और बहुत सारे लोगों के कानून पर शबखून मारना ये जायज़ नहीं है। किसी एतबार से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जहाँ तक बात है तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले तकरीबन 5 साल पहले एक सर्कुलर जारी किया था। जो आज सर्कुलर जारी किया है, सब लोगों से राय मांगी है। यही राय उन्होंने 5 साल पहले मांगी थी, फिर उसका विरोध हुआ था। विरोध होने के बाद में फिर वो बैकफुट पर आ गए। अब फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो वो का थैले से जिन बाहर हुआ है और फिर लोगों से राय मांग रहा है। और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आगे आगे पेश हैं। वो चाहते हैं हिंदुस्तान में एक स्टेट, उत्तराखंड, उसको हिंदू स्टेट बना दिया जाए। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे हिंदुस्तान भविष्य इसमें लोग ये बात पूछेंगे कि जब आप संविधान को मानते हैं तो एक कानून के तहत आप क्यों एक स्पेशल सिटीजन के रूप में चाहते हैं कि आप रहें? भारत में जो भी व्यक्ति रह रहा है एक ही कानून को माने, इसमें गलत क्या है? भारत में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं एक ही कानून को मानते हैं, दूसरे कानून को नहीं मानते।
संविधान है, संविधान एक कानून है, उस तो संविधान मुस्लिम को हर एक पर्सनल लॉ मानता की है, क्या आवश्यकता हर है? एक मुस्लिम मानता है, कोई अलग अलग पर्सनल नहीं लॉ की मानता है। आवश्यकता क्या है? संविधान को संविधान तो मानता मानिए है, ना। संविधान को मानते हैं। तो बाबा जी आप कहाँ से 1947 से अब तक कहाँ सो रहे थे? उसी वक्त जाग जाते, उसी वक्त हिंदू राष्ट्र की घोषणा करा देते। आप इतने दिनों के बाद आपको देखिए याद क्या आ रही है, नहीं आप अब हिंदू सुन राष्ट्र लीजिए, की अब बात सुन लीजिए, 1947 यानी अब सुन 75 लीजिए, साल के टीपी बाद जी आप ना आपको याद करिए। आई है। अरे भाई 75 देखिए, साल की अब कारण करण जी जी ये आ था। रहे हैं। सुन लीजिए, नहीं घोषित सुन कराया लीजिए, आपने। जब देखिए महात्मा गांधी हाँ, थे, यहाँ सुन गांधी लीजिए, जी थे, तो गांधी जी के जरिए ऐलान सुन करवा लीजिए, देते, सब लोग सुन मानते। लीजिए मेरे भाई सुन लीजिए। देखिए इसलिए शांत थे क्योंकि उस समय की जो हालात थे और उस समय की जो नेता थे उदारवादी थे और वे सोचते थे तुष्टीकरण की नीति अपनाया, जिसके वजह से उस आपको वक्त के लोग पाकिस्तान, आपसे ज्यादा सुन लीजिए, समझदार थे, आपसे आप ज्यादा पढ़े पाकिस्तान लिखे देने लोग के थे, बाद भी आपसे ज्यादा जो सुन लो भाई। ओहदेदार थे, अरे आप तो आपसे टीवी ज्यादा याद लोगों करने की लगे। समझ थी, अरे दानिशमंदी आप थी, अक्लमंद थे। मौलाना मगर वो साहब, आप जो है, मुफ्ती आप साहब जो है वो टीवी बिला याद करने बिला लगे। वजह की बात कर रहे हैं आप और तो हिंदुस्तान टीवी में याद नफरत करने लगे फैला रहे भाई। हैं। साबुद्दीन साहब हिंदू ज्यादा पढ़े मुसलमानों लिखे थे, को तभी जो तो है, तभी तो जो हिंदू पाकिस्तान बना मुसलमानों को लिया। लड़ाने की बात कर रहे हैं, अरे हिंदू मुसलमानों साबुद्दीन को साहब लड़ाई ज्यादा पढ़े लिखे थे, तभी तभी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना लिया ना। भाईचारे की बात करिए, लड़ाने की ये बात ज्यादा करिए। पढ़े लिखे थे, देश का नाश हिंदू किया। मुसलमान प्यार और मोहब्बत के साथ में रहते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं, उनको रहने दीजिए, भाई उनको मैं मत कहता हूं, लड़ाइए। चारा की तरह चबाते रहे, ये कौन सा नीति है आप भाई साहब? लड़ाइए मत, मैं भाई लड़ाइए कहूं, आप मत। चारा लड़ाने का समझ वक्त के खत्म हो चबाते गया। रहे देखो। 1947 में जो अरे लोग थे लड़ाने वाले वो चले गए। अब भाई लड़ाने देखिए, के वक्त नहीं है, मिलजुल देखिए, के काम मौलाना करो। साहब सुनिए, देश की मौलाना साहब तरक्की सुन में आप भी लीजिए, भागीदार बनिए। सुन लो भाई, हिंदू अरे सुन लो। मुसलमानों ने अरे सुन 1947 लीजिए, में आप शाह रावल बशाह की लड़ाई एक्सप्रेस करके में लगता है बैठे मुल्क को हुए हैं। आजाद कराया, करके सुन लीजिए, कंगे सुन लीजिए। गोरे मन के कालों को सात समंदर पार अरे सुनिए, भगाया। सुनिए, हमने और आपने मिल करके हिंदुस्तान की आजादी में योगदान अदा लेकिन- किया, अहम किरदार अदा किया। ये मदरसे के अरे वो सुन उलमा है, वो लीजिए। तलबा है जिन्होंने टीवी की आजादी याद में ना अहम करिए, रोल सुन अदा लीजिए। किया। मुल्क को सुन आजाद लीजिए। कराने में अकेले आप ही नहीं है, अकेले आप बिल्कुल ही नहीं नहीं कि है। आजाद कराया। बिल्कुल नहीं हमने है। अरे हमारा भी आपने रूल है, आजाद किसी कराया को तो रूल आपने है। हिंदुस्तान के यहाँ 2 पर टुकड़े भी तो कर जितने दिए भी रहने साबुद्दीन। वाले हैं, जितने भी आपके रहने पढ़े वाले, लिखे लोगों सब ने लोग जो वहाँ पर जो आजाद जिन्ना कराने जैसे में लोग थे रूल उन्होंने अदा देश किया। के 2 टुकड़े आप कर अकेले दिए मालिक और नहीं फिर है, बाद में 3 टुकड़े हो गए हमारे देश के। बाप दादा की हैं? जमीन है। आपने खुद बादशाह किया देश के साथ में, आप तो कह रहे हो पढ़े लिखे लोग थे। अब उस समय तो हिंदुस्तान था ही पूरा की पूरा हिंदू देश था। उस समय धर्म के आधार पर बना था, आपको चले जाना चाहिए था। कानून की बातें कर रहे हैं या आपका कोई एहसान नहीं है, आप एहसान मत जताइए मुसलमानों पर। मैं एहसान मुसलमानों पर जताइए। मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल करके देश को आजाद कराया है। देश को आजाद कराने में जितना रोल हिंदुओं का है उतना ही रोल मुसलमानों का है। किसी का कम और ज्यादा नहीं है, सबने मिल करके आजादी में भागीदारी अगर हिंदू राष्ट्र बनवाना था तो गांधी जी से बनवा दिया। उस वक्त आपकी समझ में बात नहीं आई कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। आपकी समझ में बात नहीं आई कि हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, कम्युनिस्ट कोड कैसे होगा, सिविल कोड कैसे लागू किया जाएगा। आज 75 साल के बाद आपको याद आ रही है, आज आपको याद आ रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सनातन राष्ट्र बनाएंगे, हम राष्ट्र बनाएंगे। अरे बनाना था तो आप क्यों बना नहीं बनाया? आपको किसने रोका था? आपको आपके हाथ में, आपके पैर में किसने डाली थी? आपके हाथ में, आपके हाथों में किसने डाली थी? किसने आपको रोका था? आप लोग उसी वक्त हिंदू राष्ट्र बना लेते, आप राम राष्ट्र बना लेते, आपने क्यों नहीं बनाया? ठीक है, थोड़ा पेशेंस। और मुझे लगता है कि आपसी बहस आप करेंगे तो एक दूसरे की बात भी आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ। रावत जी आ रहा हूँ, एक मिनट स्वामी चक्रपाणी जी के पास आ रहा हूँ। रावत जी आ रहा हूँ, एक आ रहा हूँ रावत जी आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ चक्रपाणी महाराज जी के पास। चक्रपाणी महाराज जी, जो मुस्लिम वर्ग है वो शरीयत को मानता है। अगर रिजवी साहब में कहीं गलत हुआ तो मुझे आप सही कर दीजिएगा, टोक दीजिएगा बीच में। वो कहता है साहब 47 के बाद से जब हम यहाँ आए तब तो आपने ऐसी कोई बात कही नहीं, आज आप क्यों ले आए यूनिफॉर्म सिविल कोड? फिर वो इसमें एड ऑन करता है, कहता है साहब आपको इंग्लिश पढ़ना हो, आप इंग्लिश पढ़ाइए, अच्छी बात है। आप इंग्लिश कह रहे हो मदरसे में पढ़ाना है, मस्जिद के अंदर देना है, कहा हम नहीं मानेंगे। कल हमने बातचीत करी थी, उसने कहा भाई कि साहब योगा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन योगा आपको घर से कराए मस्जिद पे कराए, हम नहीं मानेंगे, इबादत की जगह। और एक उसके अंदर सेंटिमेंट भी मुझे लगता है डेवलप हुआ है माइनॉरिटीज के अंदर कि सरकार कोई भी चीज पुश करती है नहीं तो माइनॉरिटीज के खिलाफत की होती है, ये एक माइंडसेट बन चुका है। तो अब वो खुला दिल और खुला दिमाग रह नहीं गया कि आप कुछ भी करें सरकार और माइनॉरिटीज का हिसाब, इससे हमारा फायदा होगा। चक्रपाणी जी देखिए जी, इनके यही नहीं पूरे देश और दुनिया में हालात है, जो इनको स्थान दिया उसको ये
तुरंत परिवर्तन कर देते। आप देखो अब ये कह रहे हैं कि जी 15 अगस्त नहीं तो हमने भी देश आजाद कराया। अरे भाई कराया तो पाकिस्तान किसने लिया? हिंदू ने थोड़े लिया, आपके दादा परदादाओं ने मांग लिया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान मुस्लिम देश हो गया। अरे जिनको जाना था वो चले गए, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, जिन्होंने हिंदुस्तान को पसंद किया वो यहीं पर है। तो उन्हीं से आपका सामना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान से शाहबुद्दीन साहब एक बात सुन लीजिए, मैं शाहबुद्दीन जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, शाहबुद्दीन जी एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है शाहबुद्दीन जी बीच में टीवी इतिहास ना किया करिए, मेरी भी बात सुनिए। मैं तो चुपचाप आपकी बात सुना, आपने कितने मेरे को गालियां दिया, मैं सुनता रहा। तो गालियां नहीं, आप इल्जाम मत लगाइए, इल्जाम मत लगाइए, इल्जाम मत लगाइए, गाली हम नहीं देते। आप तो मेरे सम्मानित है, आप मेरी सुन लीजिए। आपने तो अरे आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपको गाली नहीं दे सकते, हमारे बड़े हैं। मौलाना साहब, आप शाहबुद्दीन जी आप कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती। ठीक है, आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट की रोक रहा हूँ। आ रहा हूँ चक्रपाणी जी, आ रहा हूँ अश्विनी उपाध्याय जी। आपने तो हमारा आ रहा हूँ चक्रपाणी जी, आ रहा हूँ अश्विनी उपाध्याय जी के पास जा रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लॉ कमीशन ने, बहुत प्रणाम आपको, लॉ कमीशन ने कहा कि साहब कोई सुझाव हो दीजिए। एक स्टेक होल्डर से रीच आउट का प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्टार्ट कर लिया। ये माना जाए कि आज नहीं तो कल, इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन तक हो जाएगा। माइनॉरिटी कह रही है कि जब साहब 47 में हम यहां थे तब तो हमसे नहीं कहा गया, हम शरीयत को मानते हैं, शरीयत को मानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है इस देश को? क्योंकि आपने बहुत काम किया है इस पर, आपका स्पष्टीकरण। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है, इसको आपको इसके लिए आपको 2 तरीके समझना पड़ेगा। एक तो ये समझना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति क्या है, दूसरा ये समझना पड़ेगा संविधान क्या कहता है। भारत की संस्कृति है नारी तू नारायणी। हमारे देश में नर तू नारायण शब्द उपयोग नहीं किया गया, नारी तू नारायणी उपयोग किया गया। महिला को हमेशा पुरुष से ऊपर रखा गया। पहले सीता फिर राम, पहले क्या बोलते हैं, मतलब ये हमारी संस्कृति रही है। और जहां तक संविधान की बात करें, संविधान कहता है समान अधिकार। अब जब समान अधिकार की बात है, इक्वल सिविल राइट की, तो उसमें 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। ठीक है, आज की डेट में हिंदू में शादी की उम्र जो है लड़के की 21 साल है, लड़की की 18 साल है। लेकिन शरीयत एक्ट के अनुसार जो निकाह की मिनिमम एज है वो 9 साल आज भी चल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कॉमन सिविल कोड आएगा, सब देश के सभी बहन बेटियों की, सभी लड़कियों की, सभी लड़कों की जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज बराबर हो जाएगी। तो मुझे लगता है इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, जिनका 9 साल में निकाह हो जाता है, बाद में 20 या 18 जो भी होगा सबका एक हो जाए। ठीक है। दूसरा इसका होगा कॉमन सिविल कोड में कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका एक हो जाएगा और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका एक हो जाएगा। तलाक लेने का एक ही तरीका होगा, जो भी ग्राउंड होगा, मान लीजिए तलाक लेने का 10 ग्राउंड होगा, वो 10 ग्राउंड हिंदू पे भी लागू होगा, मुस्लिम पे भी लागू होगा, पारसी पे भी होगा, ईसाई पे भी होगा। मान लीजिए 10 ग्राउंड ये बनता है कि भाई ठीक है, मान लीजिए कोढ़ होने पे तलाक हो सकता है, या नपुंसकता के आधार पे तलाक हो सकता है, या बाजपन के आधार पे तलाक हो सकता है। जो भी ग्राउंड होगा वो कॉमन होगा, सबके लिए होगा और प्रोसीजर एक होगा। आज की डेट में क्या हो रहा है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तलाक जो है कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन 4 तलाक और चल रहे हैं। तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किराया। और ये 4 तलाक भी ट्रिपल तलाक जैसे हैं, जो एक तरफा होते हैं, ईमेल के जरिए होते हैं, एसएमएस के जरिए होते हैं, व्हाट्सएप के जरिए होते हैं, कुरियर के जरिए हो रहे हैं, और सारी करीब 8 PIL इस पे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कॉमन सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। अभी गुजारा भत्ता हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में मिलता है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को नहीं मिलता। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो गुजारा भत्ता उनको मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो वसीयत का अधिकार और विरासत का अधिकार, ये सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। अब ये सबके लिए समान नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा तो गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो एक पति और एक पत्नी का नियम सबके लिए लागू हो जाएगा। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जब इतना सारा, इसमें आपको एक और चैप्टर जोड़ देना चाहिए। जैसे इंडियन पिनल कोड है, उसमें 23 चैप्टर है। कॉमन सिविल कोड आएगा उसमें 10 चैप्टर होगा। मेरा ये मानना है उसमें 11वां चैप्टर और जोड़ देना चाहिए। हम दो, हमारे दो, सबके दो। तो मुझे लगता है 11 चैप्टर मिला के अगर कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा तो उसका सबको उसका लाभ होगा। बहन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। ये जो पर्सनल लॉ के जरिए जो हिंदू का अलग हिंदू लॉ, मुस्लिम का अलग शरीयत एक्ट, और पारसी का अलग पारसी एक्ट, और क्रिश्चियन का क्रिश्चियन एक्ट चल रहा है, ये खत्म होगा, कॉमन सिविल कोड आएगा। एक बात को मैं कहना चाहूंगा, जितने भी पर्सनल लॉ हैं, ठीक है, हिंदू का छोड़ के बाकी सारे अंग्रेजों आपको डिवाइड। अश्विनी जी 1 मिनट रोक रहा हूं, क्योंकि मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी साहब हैं, उन्होंने बहुत एकाग्रता से आपको सुना है और आपने 5-6 बहुत मुख्य बिंदु रखे हैं। रिजवी साहब,
आप क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट सुना है, आप एक बार उत्तर दे दीजिए। मोहतरम, ऐसा है कि हिंदुस्तान की जो तहजीब और कल्चर है, ये एक कानून को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आदिवासियों का अलग कानून है, उनके यहाँ जो तहजीब है वो अलग है, और दलितों के यहाँ तहजीब अलग है, मुसलमानों के यहाँ कल्चर अलग है, और हिंदुओं के जो तबाक़ हैं वो उनके यहाँ अलग अलग है। तो इस वजह से ये हिंदुस्तान एक कानून को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखता है। और अगर कानून बनाना है तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो लोअर तबका है, जिसको SC/ST कहा जाता है, उससे समझ लेना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि इसमें क्या है, क्या चाहते हैं। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब है, तो हमने तो पहले कह दिया हमें मंजूर नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं, हमने तो कह दिया मंजूर नहीं है, हमने तो पहले कह दिया मंजूर नहीं है। अब उनसे पूछिए पहले उनकी बात छोड़ो, उनकी बात सरकार करेगी, आप किसी से पूछ नहीं रहे हैं, आप किसी से पूछ नहीं रहे हैं, आप जबरदस्ती छोड़ना चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं छोड़ सकते। संविधान ये कहता है जबरदस्ती नहीं छोड़ पड़ेगा ना, जबरदस्ती हो या प्यार से हो, देश का कानून देश में रहना होगा तो आपको भी कानून मानना पड़ेगा। देश में आपको रहना है तो आपको कानून मानना होगा। आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपको भी मानना होगा, सुरक्षा के लिए आपको भी मानना होगा। अभी तक 75 साल तक आप मानते हुए आए हैं और आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहे हैं तो आप हिंदू राष्ट्र दिखाइए, आपका अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर ठीक है तो हिंदू राष्ट्र अश्विनी जी के पास। दिखाइए। अश्विनी, आपने रिजवी साहब को सुना, उनका 47 का एक प्रकरण है, दूसरा उनका कहना है हम नहीं मानेंगे, कहा हम नहीं माने इस बात को। देखिए वो नाराज भी हुए और बहस भी करी आपसे। तो अब जो ये माइंडसेट है कि सरकार चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, DCC हो, किसी भी चीज को लाती, रावत जी आप एक मिनट, अश्विनी वो माइनॉरिटीज को यही लगता है कि जब ये जो भी सरकार करती है वो मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों करती है। अश्विनी जी कहाँ सो रहे हैं आप लोग, 75 साल तक कहाँ सोते रहे? अश्विनी जी जागे ना, ताकि जब जागो तभी सवेरा। आ रहा रावत जी, तो कानून को मानना पड़ेगा, देश के हित में मानना पड़ेगा। शाहबुद्दीन जी राम मंदिर के मामले में भी यही कह रहे थे कि हिम्मत है तो मंदिर बना के देखिए, और बहुत मंदिर बन रहा है, अब उद्घाटन का समय आ गया। झूठ मत बोलिए, किसी ने नहीं कहा बना के देखिए, कोर्ट में मामला चल रहा था, आप इससे बात करके कोर्ट का मजाक मत उड़ाइए। अरे बाबा जी, कोर्ट का मजाक मत उड़ाइए, कोर्ट का मजाक मत उड़ाइए, इस तरह की बात करके झूठ को प्रचलित करके पूरे देश को गुमराह मत करिए, देश को गुमराह मत करिए, झूठ मत बोलिए चैनल पर, और कोर्ट का मजाक मत उड़ाइए। कोर्ट ने जैसा कहा वैसा मानेगा, कोर्ट ये कोर्ट का मजाक बना रहे हैं, कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगाना बंद कीजिए, देखिए आपको परेशानी हो रही है, कोर्ट का मजाक मत उड़ाइए। अरे सुनिए भाई, बीपी बढ़ रहा है, पानी पीजिए, वाले पानी पीजिए, ठंडा दिमाग रखिए। बीपी आप ऐसी ही गर्मी, आपकी बीपी बढ़ गई है। सुनिए अपने पानी पिए, मूल विषय ये है, सुनिए, अरे सुनिए, अभी आ लीजिए पानी से, अभी आपको बहुत रहना है, अभी हमारे साथ बहुत डिबेट करना है, अभी आपको बहुत डिबेट मेरे साथ में करूंगा आपका। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा मिठाई खिलाऊंगा, जैसे राम मंदिर का मिठाई खिलाया, हिंदू राष्ट्र ठीक है। एक बार अश्विनी जी के पास जाना है, अगर अश्विनी जी हो आ रहा हूँ आपस में नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा, रिजॉल्व में आ रहा हूँ अश्विनी जी के पास, क्योंकि आज वक्त की थोड़ी कमी है। अश्विनी जी, क्या सरकार को लॉ कमीशन को रीच आउट करना चाहिए, माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको भी बुलाना चाहिए, समझाना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा? देखिए राकेश जी, स्वाभाविक सी बात है, ये 30 दिन का टाइम जो दिया हुआ है ये देश के सभी लोगों को दिया है, इसमें इनविटेशन थोड़ी दिया जाएगा, ये संवैधानिक मामला है, संविधान में लिखा है, ये तो 75 साल के बाद लागू हो रहा है, ये पूर्व सरकारों की फेलियर है। मैं तो वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने लॉ कमीशन को बोला कि भाई इस मामले में काम शुरू करो। अगर ये देर हो रहा है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, ये सरदार पटेल का अपमान है, जो लोग संविधान सभा में थे, नेहरू जी थे, रफी अहमद किदवई थे, सबका अपमान है। अगर अब आए हैं, एक ओपन आ चुका है, अब एक आदमी की चिट्ठी तो देना नहीं है, कोई लॉ कमीशन के चेयरमैन के घर कोई शादी तो पड़ी नहीं है, उन्होंने ओपनली बोल दिया, जिसके पास भी कोई लॉजिक है वो जाके दे। मैं आपके चैनल पे इंडिया न्यूज के चैनल पे जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे इस वीडियो, उनसे पूछता हूँ, 21वीं सदी में क्या लड़के लड़की की शादी की उम्र अलग होनी चाहिए, और अलग भी होनी चाहिए तो क्या 9 साल होना चाहिए? क्या 21वीं सदी में आज भी व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए? रिजवी साहब, ये जो एज वाला फैक्टर, इस पे छोटा सा रिप्लाई, आज बात की थोड़ी कमी, वाइंड अप करना है। रिजवी साहब,
जो उम्र है शादी की, इसी पॉइंट को सुन लीजिए जो अश्वनी जी क्लेम कर रहे हैं, और वो है, क्या वो जायज है? आप मानते हैं इसको? नहीं, वो तो गैर मुनासिब बात है। ऐसा नहीं है कि 9 साल की उम्र में शादी होती हो और 20-22 साल की उम्र में शादी होती है, और आजकल के माहौल में लगभग 25 साल 30 साल तक की उम्र हो जाती है, तब लोग शादी करते हैं अपनी लड़कियों की। तो राकेश जी, मुझे इजाजत दें, मैं जरा मुझे मीटिंग में जाना है। ठीक है, पहले आज वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमान हमसे जुड़े देश का सवाल में बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश यही थी कि समझे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो लॉ कमीशन ने एक इश्तेहार छापा जिसमें स्टेक होल्डर्स और लोगों से राय मांगी है, उसको लेकर अब राजनीति कर माइनॉरिटीज को लगता है कि सरकार 2024 चुनाव से पहले फिर से पोलराइजेशन के लिए काम कर रही है। लेकिन सरकार चाहती है कि आखिर जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो, इसीलिए 1 महीने का समय है, आप जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।